नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। इंसान बनाम मशीन की बहस काफी पुरानी है, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, ये बहस और तेज होती जा रही है और इसके साथ ही गहरा रहा है वो डर जो कहता है कि मशीनें एक दिन इंसानों को बेरोजगार कर देंगी। कहा जा रहा है कि हम दुनिया में चौथी औद्योगिक क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं, जिसमें ऐसी अक्लमंद मशीनें तैयार की जा रही हैं जो हर वो काम कर सकेंगी जो आज इंसान कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी मशीनों ने तो इंसानों की जगह पहले से ही ले ली है। तो क्या वाकई में मशीनें इंसानों को रिप्लेस कर देंगी? अगर ऐसा हुआ तो फिर इंसान क्या करेंगे? क्या वाकई मशीनें इंसानों को बेरोजगार कर देंगी? इन तमाम सवालों के बीच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले कुछ सालों में मशीनें ज्यादातर इंसानों का काम संभालने लगेंगी। रिपोर्ट कहती है कि साल 2025 तक ऑफिसों के आधे से ज्यादा काम मशीनें करने लगेंगी। लेकिन इसी रिपोर्ट में एक दिलचस्प बात यह भी है कि रोबोटिक्स और ऑटोमेशन क्रांति जितने इंसानी रोजगारों को खत्म करेगी, उससे कहीं ज्यादा रोजगार के नए अवसर भी लेकर आएगी। आज विशेष में बात होगी इस रिपोर्ट की। जानने की कोशिश करेंगे कि ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आम इंसानों की जिंदगी में बदलाव लेकर आ रहे हैं, और ये भी समझेंगे कि क्या वाकई हमें मशीनों से डरने की जरूरत है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तकनीक के विकास ने मानव और मशीनों के काम करने के तरीकों के बीच एक बड़ा फर्क पैदा किया है। जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है, तकनीक मनुष्यों की जगह तेजी से लेती जा रही है और अब वो दिन दूर नहीं जब काम करने के मामले में रोबोट या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से आगे निकल जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 तक दफ्तरों में इंसानों के काम करने की हिस्सेदारी आज के मुकाबले कम होकर 58% रह जाएगी और 2025 तक ये हिस्सेदारी और घटकर 52% ही रह जाएगी। आइए देखते हैं क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में। तकनीक के विकास के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनीकरण का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। मशीनों के बढ़ते इस्तेमाल की रफ्तार को देखते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018 के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक वर्तमान में मौजूद काम का आधे से ज्यादा काम मशीनें करेंगी। ये आंकड़ा वर्तमान में रोबोट्स द्वारा किए जा रहे काम से लगभग 2 गुना है। बहुत सारे जॉब्स, बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी और बहुत सारी नई नौकरियां बनेंगी। और उसमें ये बताया है कि एक्चुअली ज्यादा नौकरियां बनेंगी और कम नौकरियां जाएंगी, और फिर उसमें थोड़ा डिटेल है कि किस तरह की नौकरियां जाएंगी और किस तरह की नौकरियां बनेंगी। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारे कंप्यूटर, एक एआई टेक्नोलॉजी जो है उस कंप्यूटर्स में आ रही है और धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही है। इस वजह से कुछ काम जो कि साधारण काम माने जा सकते हैं, जैसे कागज पढ़ के उसको कंप्यूटर पे टाइप करना, वो वाले काम कंप्यूटर खुद कर लेगा। लेकिन कुछ काम जो अभी हम लोग नहीं कर सकते थे, वो भी एआई के द्वारा हो सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल कुछ कार्य का 71% काम मनुष्य करते हैं, जबकि 29% काम मशीनें करती हैं। लेकिन साल 2022 तक मनुष्यों की यह हिस्सेदारी कम होकर 58% पर आ जाएगी, जबकि मशीनों की हिस्सेदारी 42% तक बढ़ जाएगी। 2025 तक रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुल काम का 52% काम करने लगेंगे। WEF के मुताबिक इस बड़े बदलाव के दौरान मशीनों और कंप्यूटर प्रोग्रामों की गति के साथ तालमेल बैठाने के लिए इंसानों को अपने कौशल को बढ़ाना होगा। हालांकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यह भी अनुमान है कि एआई और रोबोटिक्स पर निर्भरता के बाद इंसानों के लिए नई भूमिकाओं में इजाफा देखने को मिलेगा। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया का जो अडॉप्शन है, जो वो टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो ऑटोमेशन को अडॉप्ट किया जा रहा है, रोबोटिक्स की जो टेक्नोलॉजी आई है उसके अडॉप्शन में इंडिया काफी दूसरे देशों से काफी आगे है। और इंडिया के 86% लोगों ने, 86% लोगों ने ये बोला है कि
वो ऑटोमेशन को अडॉप्ट करते हैं और उनकी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं। दुनिया भर के 12 प्रमुख उद्योगों और 20 विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं जिनका वैश्विक जीडीपी में 70% योगदान है, उनके मुख्य मानव संसाधन अधिकारियों और शीर्ष रणनीतिक अधिकारियों से बातचीत के आधार पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चौथी औद्योगिक क्रांति के बाद विकास के अवसरों का पूरा फायदा उठाने के लिए बड़ी कंपनियों के 54% कर्मचारियों को नई तकनीक से खुद को लैस करना होगा। इसके लिए उन्हें रीस्किलिंग यानी खुद को नए सिरे से दक्ष करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक आधी से ज्यादा कंपनियों ने राय जाहिर की है कि वे केवल उन कर्मचारियों को ही कुशल बनाने पर जोर देंगे जो महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 50% कंपनियां ऑटोमेशन के बाद 2022 तक अपने पूर्णकालिक कार्यबल को कम करना चाहती हैं, जबकि 40% ने अपने कामगारों की संख्या बढ़ाने की बात कही है। 1/4 से ज्यादा कंपनियों ने ये उम्मीद जताई है कि ऑटोमेशन के बाद नई नौकरियां पैदा होंगी। 4.0 की बात करते हैं कि हम कितना आगे टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में किस एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, किस तरीके से हम जो अपना रोबोटिक्स का जो अप्रोच है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ऑटोमेशन किस तरीके से टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की जा रही हैं, कि जो ज्यादातर काम है वो मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होने की बात होती है, जहां पे जो मशीनरी है उसको और एडवांस स्टेज में लेके जाया जा सकता है। तो ऑटोमेशन जो है, जो इंडस्ट्री 4.0 है, उसके नजरिए से अगर हम देखें तो हमारे लिए वो विन विन सिचुएशन है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा स्कोप है आगे एक्सपेंड करने का। द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटों के इस्तेमाल से मनुष्यों के काम करने के तरीके में भारी बदलाव आएगा। हालांकि इस रिपोर्ट के मुताबिक मशीनों के इस्तेमाल से जितनी नौकरियां जाएंगी उससे ज्यादा पैदा भी होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के इस्तेमाल से जहां 7 करोड़ 50 लाख नौकरियों के खत्म होने का अनुमान है, वहीं 13 करोड़ 30 लाख नई नौकरियों के पैदा होने की भी उम्मीद है, यानी कि 5 करोड़ 80 लाख नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। एक तरह से एक एआई रेवोल्यूशन हो रहा है कि ये रेवोल्यूशन किस तरह का है कि हम एक मशीन को, एक कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बना रहे हैं, समझदार बना रहे हैं। वो चीजें जो हमें लगता था कि मुश्किल हैं, जो शायद सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं, वो चीजें हम कंप्यूटर से धीरे धीरे करवाना शुरू कर रहे हैं, और इसका एक रेवोल्यूशन हो रहा है जिसको मैं एआई रेवोल्यूशन बोलूंगा। WEF की रिपोर्ट में ये संभावना जताई गई है कि अकाउंटिंग, डेटा एनालिसिस्ट, साइंटिस्ट, एआई और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, जनरल और ऑपरेशनल मैनेजर, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपर्स, सेल्स और मार्केटिंग पेशेवर, डेटा ट्रांसफार्मर्स और सूचना और तकनीक के क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के बाद जितने रोजगार सीमित होंगे, उससे कहीं ज्यादा रोजगार पैदा भी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018 रिपोर्ट में भारत का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक भारत के 12 सेक्टर्स में 54% कर्मचारियों को रीस्किलिंग की जरूरत होगी। इसमें से भी 35% कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने के रीस्किलिंग की जरूरत होगी, जबकि 10% कर्मचारियों को नई तकनीक से लैस या दक्ष होने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। अब सवाल यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन कौन से क्षेत्रों में हावी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों के जरिए काफी कम समय में काम किया जा सकता है, और यही वजह है कि आज हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग, खुदरा क्षेत्र, खेल, स्पेस या बैंकिंग, हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग बढ़ती जा रही है। आइए देखते हैं किन किन क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है और कहां इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोजमर्रा के कामों से लेकर अंतरिक्ष, विज्ञान, शिक्षा और चिकित्सा अनुसंधान के अलावा मानव जीवन से जुड़े अनेक कामों को करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक के महत्व को देखते हुए आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी इनकी मदद लेने की तैयारी कर रही हैं। चिकित्सा अनुसंधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कई महत्वपूर्ण काम आसानी से किए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन की मदद से एक्सरे रीडिंग और बीमारी का पता लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके मकसद से इंसानों का ऑपरेशन भी संभव है।
खेलों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। खेलों में इसकी मदद से छवियों को कैप्चर करना, क्षेत्र की स्थिति और सही रणनीति बनाने में मदद मिलती है। वहीं विनिर्माण क्षेत्र में इसके जरिए सुधार और प्रक्रिया में काफी सहायता मिलती है। अंतरिक्ष से जुड़ी खोजों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, रोबोट और एआई मिलके कई सारे क्षेत्रों में आ सकेंगे। जैसे आप सोचिए कि एक गांव है, एक गांव में जहां पे डॉक्टर नहीं है, वहां पे किसी को प्रेगनेंसी होती है या किसी को कोई सर्जरी करवानी होती है तो क्या करना होगा। उस समय कोई डॉक्टर जो है वो शहर से जाएगा किसी तरह से गांव, उसमें बहुत समय लगेगा। हो सकता है कि उस समय वो मरीज मर भी जाए या उस मरीज का बहुत नुकसान हो जाए। आप सोचिए एक रोबोट है जो कि जिसमें हाथ है, जो कि औजार पकड़ सकता है, जो कि सब काम कर सकता है, लेकिन वो रोबोट अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। उसको समझना पड़ेगा कि कहां पे कहां पे कट लगाना है, कहां पे सिलना है, कहां पे क्या करना है। ऐसा हो सकता है कि एक डॉक्टर शहर से लेके उसको बताए कि अब तुम थोड़ा आगे बढ़ो, अब तुम थोड़ा नीचे जाओ, अब तुम ये उठाओ, लेकिन वो डॉक्टर दूर से बहुत सही नहीं बता पाएगा। इस तरह से वो रोबोट सही तरह से काम नहीं कर पाएगा। अब सोचिए कि एक रोबोट के पास एआई है, यानी कि उसका दिमाग है एक तरह से, जो दिमाग को हमने ट्रेन किया है इस तरह की सर्जरियां करने के लिए। तो वो दिमाग क्या करेगा, वो दिमाग रोबोट को बताएगा कि अब थोड़ा आगे बढ़ो, अब थोड़ा नीचे जाओ, अब एक कट लगाओ, और फिर डॉक्टर पीछे से इंस्ट्रक्शंस देगा। तो इंसान बता रहा है क्या करना है, उसका एआई उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको एक एक कदम पे समझा रहा है कि ये चीज करो, और रोबोट वो चीज कर रहा है। इससे सोचिए हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री कितनी ज्यादा फायदेमंद, उसको फायदा हो सकता है, और गांव गांव में, शहर शहर में हर जगह मरीजों का इलाज हो सकता है और काफी सस्ते में हो सकता है। इसी तरह से एजुकेशन के क्षेत्र में हमें पता है कि बहुत सारे स्कूलों में टीचर्स पढ़ाते ही नहीं है या उनको खुद ही नहीं आता है, तो कैसे पढ़ाएंगे। तो अगर हम टीचर के साथ एक इंटेलिजेंट मशीन लगा दें जो कि बच्चों को पढ़ाती भी रहेगी, जो बच्चों को समझती भी रहेगी, टेस्ट भी देती रहेगी, उनको अलग अलग सवाल देगी, उससे समझ लेगी कि देखो ये बच्चे को ये चीज नहीं आ रही है, इस बच्चे को ये चीज नहीं आ रही है, फिर वो ये इन्फॉर्मेशन टीचर को भी दे सकती है, वो ये इन्फॉर्मेशन खुद भी यूज कर सकती है आगे उन बच्चे को पढ़ाने में। इस तरह से आप जो भी क्षेत्र सोचें, चाहे आप एनवायरनमेंट देखिए, हमारी आबोहवा खराब होती जा रही है, कहां पे हमें चीजें लगानी चाहिए जिससे हमारा पॉल्यूशन कम हो जाए, या आप ये सोचिए कि हम कंप्यूटर, हम अपने फोन पे यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक में भी हम देखते हैं कि सारी चीजें हमें वो नहीं दिखाता है, जो चीजें हमारे मतलब की हैं वो दिखाता है। गूगल भी हमें समझता है। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में हम देखेंगे कि एआई और साथ में कई बार रोबोट्स और एआई मिलके ये बहुत फायदा हमें पहुंचा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अनेक तरह के खतरों से लड़ने के लिए भी किया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में धोखाधड़ी का पता लगाने, वित्तीय लेन देन में होने वाली अनियमितता जैसे मामलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग में भी ये काफी मददगार साबित हो सकता है। इसके जरिए यूजर्स के पर्सनल सर्च रिजल्ट, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन जैसे सुरक्षा के कदम उठाए जा सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपने यूजर्स की जानकारी रखने, उन्हें मैसेज भेजने, अलार्म सेट करने और अपॉइंटमेंट शेड्यूल तय करने में करती हैं। कई वेबसाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कस्टमर के जरिए अपने यूजर्स को सभी तरह की जानकारी देती हैं। देखिए, क्षेत्र तो इसके लिए सभी क्षेत्रों में हो सकता है, लेकिन खासकर ये मैन्युफैक्चरिंग में जहां पे बहुत ज्यादा जो मशीनरी से काम होता है, जहां पे और मशीन्स जो है वो आउटडेटेड हो गई हैं या उनमें पुरानी टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही हैं, उनको फास्टर पेस पे लाने के लिए, वो आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, चाहे वो टेक्सटाइल है, लेदर है, फार्मास्यूटिकल है, या फिर जो इससे जेम्स एंड ज्वेलरी है, या जिस तरीके के भी, वो मशीन के एक आगे एडवांसमेंट है कि उसको आगे हम कैसे उस प्रोडक्शन प्रोसेसेस को एक मोर ऑटोमेटेड सिस्टम से, उसमें जैसे जैसे पहले मशीन एक प्रोडक्ट बनाती है, अब हम मान लो उस मशीन का आगे क्वालिटी चेक करना चाहते हैं या इसमें कोई डिफेक्ट हो उसको चेक करना चाहते हैं, तो वो भी आगे मशीन ही कर सकती है कि इसमें इस तरीके का जो है डिफेक्ट पाया गया है, या इसमें जो इसका क्वालिटी है, वो जिस तरीके का हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें क्वालिटी इसका फिट नहीं बैठ रहा है, उन चीजों को अलग निकाल के मशीन अपने तरीके से रख सकता है। तो इस तरीके की एडवांसमेंट जो है इस सिस्टम में आ जाती है, जिससे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका काम और आसान हो जाता है और प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो जाती है। कई सारे ऐसे काम हैं जिनको इंसान करना तो चाहता है, लेकिन उन कामों को करने में आने वाले जोखिम के चलते उसे नहीं कर पाता है।
लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर ऐसे सभी कामों को किया जा सकता है। इस तकनीक की मदद से अपनी आवाज के जरिए किसी भी चीज को नेट में बिना टाइप किए सर्च किया जा सकता है। इसके अलावा YouTube पर संगीत और मूवी की सिफारिशाना, स्मार्ट होम डिवाइस, सुरक्षा निगरानी और स्मार्ट कार इसी तकनीक के इस्तेमाल से संभव हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आने वाले समय में हमारे जीवन में होने वाले फायदों के अलावा नुकसान को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं हैं। एक अजीब सा डर है। एक वर्ग ये है जो मानता है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जबकि एक ऐसा वर्ग भी है जो इसे रोजगार के लिए खतरा मान रहा है। ये वर्ग ये मानता है कि मशीनें जल्द ही इंसानों को रिप्लेस कर देंगी और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मिट्टी की खुदाई में इस्तेमाल होने वाली एक जेसीबी मशीन दिन भर में औसतन 250 मजदूरों जितना काम करती है। इसी तरह आदर्श हालात में एक एटीएम या चेक कलेक्शन मशीन दिन भर में 2 से 3 बैंक क्लर्क्स जितना काम निपटा देती है। इनकी देखरेख पर जितना खर्च आता है वो एक औसत मजदूर जितना ही है। इस लिहाज से मशीन कई इंसानों के हिस्से का काम ही नहीं करती, बल्कि उनके लिए काम के अवसर घटा भी देती है। ऐसे में मशीन बना मानव की बहस फायदे नुकसान की जमाजोड़ पर आकर ठहर जाती है। जब भी एआई या मशीन लर्निंग जैसी चीज किसी नौकरी में आती है तो वो नौकरी अच्छी क्वालिटी की और फास्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं हाई प्रोडक्टिविटी हो जाती है। बहुत सारी नई नौकरियां आ जाएंगी। कैसी नौकरियां आएंगी? वो नौकरियां जो एआई को सिखाती हैं, एआई को सिखाती हैं। वो नौकरियां जो एआई को देखती हैं कि वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो नौकरियां जो एआई को सुपरवाइज करती हैं, एआई को मैनेज करती हैं। इस तरह की बहुत सारी नौकरियां आ जाएंगी। ऐसी भी नौकरियां आएंगी जो एआई को बनाती हैं। ऐसी कौन सी नौकरियां हैं? डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस की अलग अलग एक क्षेत्र हैं, फील्ड हैं, और इसमें आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आज भी ये पाया गया है कि 50,000 नौकरियां इंडिया में खाली हैं। किसकी? डेटा साइंटिस्ट की, मशीन लर्नर की, मशीन लर्निंग रिसर्च, मशीन लर्निंग इंजीनियर की। वो खाली क्यों है? क्योंकि हमारे आज के कॉलेजों में जो कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होती है उसमें 90 दशक का एआई पढ़ाया जाता है। आज का एआई, आज का मशीन लर्निंग पढ़ाया ही नहीं जाता। तो जो बच्चे आज भी निकल रहे हैं उनको भी अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है इस फील्ड में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी इसी तरह के डर जताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब इंसान का सारा काम मशीन ही कर लेंगी तो इंसान क्या करेंगे? जवाब में जानकार कहते हैं कि इन मशीनों की देखरेख, इनकी मरम्मत, निर्माण और बिक्री का काम तो इंसान ही करेंगे। यानी ये मशीनें इंसान की भूमिका में बदलाव करेंगी। ऐसे में संकट उन लोगों पर है जो समय के हिसाब से बदल नहीं पाएंगे। यानी बाजार में टिकना है तो कुशलता और तकनीक से दोस्ती जरूरी है। जो इन बदलावों को नहीं समझ पाएंगे वो मशीन से मात खाकर बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए, रोजगार के ऊपर मैं इसका कोई खराब असर नहीं देखता हूं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस को फास्टर करेंगे, खाली एक मशीन तो एक फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, उसके लिए मैन पावर भी चाहिए। अगर हम 10 मशीन के ऊपर, मान लीजिए 10 मशीन हमारे लगे हुए हैं, वो खाली मशीन तो अपने आप नहीं चलते, उनको चलाना और उनका देखरेख करना और उनके लिए जो प्रोसेसेस हैं, उनके जो बहुत सारे एंसिलरी वर्क हैं, जो सपोर्ट वर्क है, उसके लिए तो हमें मैन पावर चाहिए। अगर एक मशीन के लिए हमें 5 लोग चाहिए तो 10 मशीन के लिए 50 चाहिए। तो इसके लिए जैसे जैसे एक्सपेंशन होता चला जाएगा, जिस तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेसेस एक्सपेंड होगी, तो उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। तो हम ये नहीं समझते कि मशीनरी के आने से या ऑटोमेशन आने से या उसमें एडवांसमेंट आने से एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई खराब असर पड़ेगा। इंसानों का सामना अब खुद ब खुद फैसले लेने वाली और काम निपटाने वाली मशीनों से है। बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे दिग्गज वर्षों पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों से आगाह कर चुके हैं। हालांकि अभी दावा किया जा रहा है कि मशीनें मानव मस्तिष्क का मुकाबला नहीं कर सकती। ये मशीनें इंसानों की इंटेलिजेंस के आसपास भी नहीं हैं। ऐसे में नौकरी पानी है और बाजार में टिके रहना है तो अपनी इंटेलिजेंस का विकास और सही इस्तेमाल जरूरी है। लीना शर्मा और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इंसान ने अपनी बुद्धि से कई नामुमकिन चीजों को मुमकिन बनाया है। 1950 के दशक में शुरू हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सफर 7 दशकों में काफी आगे पहुंच गया और अब इंसान अपने सहयोग के लिए, अपनी असिस्टेंस के लिए, सहायता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए नए तरीकों का विकास करने में जुटा हुआ है। और इसके लिए हमेशा याद किए जाएंगे जॉन मैकार्थी।
वो शख्स जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा दुनिया के सामने रखी, लेकिन तब से लेकर अब तक काफ़ी कुछ बदल चुका है। आइए एआई के सफ़र पर आपको लिए चलते हैं। 1950 के दशक में अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज के कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी और उनके कुछ दोस्तों को ये जिज्ञासा हुई कि क्या कोई मशीन या कंप्यूटर वैसा ही सब कुछ कर सकता है जिस तरह हम इंसान करते हैं, और यही सोच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इजाद का कारण बना। साल 1955 में जॉन मैकार्थी ने अपने दोस्तों मार्विन मिन्स्की, हर्बर्ट साइमन और एलन नेवेल के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध करना शुरू किया। साल 1956 में जॉन मैकार्थी ने अपने कॉलेज में एक कार्यशाला का आयोजन किया और पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का जिक्र किया। इसीलिए जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक या संस्थापक माना जाता है। जॉन मैकार्थी ने जब इस पर काम करना शुरू किया उस वक्त तकनीक इतनी विकसित नहीं थी, लेकिन समय के साथ तकनीक, एल्गोरिथम, कंप्यूटरिंग पावर और स्टोरेज में सुधार के चलते आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी लोकप्रिय और कामयाब हो गया है। 1950 के दशक में शुरू हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को असली पहचान 1970 के दशक में मिली, जब जापान ने इस ओर पहल की। जापान ने 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इसके बाद ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया। बाद में यूरोपीय संघ के देशों ने भी एस्प्रिट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की। 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों का विकास करने के लिए एक संघ, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की। एआई जो फील्ड है, जो क्षेत्र है, ये 1955 में शुरू हुआ था। बल्कि अगर पहले कुछ रिसर्च पेपर देखे जाए तो 1930 वगैरह में एलन ट्यूरिंग, जो कि हमारे एक तरह से पिता माने जाते हैं कंप्यूटर साइंस के, उन्होंने लिखे थे। तो एक्चुअली सच में देखा जाए तो एआई बहुत पुरानी फील्ड है, लेकिन हुआ यह कि एआई एज अ फील्ड बहुत जल्दी बहुत ऊपर नहीं गई। एआई ने बोला कि मैं मशीन को समझदार बना दूंगा, इंटेलिजेंट बना दूंगा, मैं मशीन सब कुछ कर लेगी, लेकिन वो बोलते ही रहे, वो कुछ कर नहीं पाए। बल्कि पहली जो हमें सफलता मिली वो 1995 में जाके मिली, जब एक मैथ का थ्योरम जो कि इंसान प्रूव नहीं कर पाए थे, वो एक मशीन ने प्रूव किया। और फिर 1996 में जब गैरी कैस्परोव को हमने शतरंज में हराया, हमने मतलब एआई ने शतरंज में हराया। उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम खूब ऊपर पहुंच जाए। 2005 में, शायद 2005 में सबसे पहली बार वो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ कि गाड़ी अपने आप चल सके। और 2011 में आईबीएम ने एक ऐसा खेलने वाला बनाया एआई, जो कि शब्द पढ़ के जवाब दे सके। तो इस तरह से जो हमारा विकास हुआ है एआई का एज अ फील्ड, वो धीरे धीरे हुआ है। लेकिन जो एक बहुत ही ज्यादा, जिसे कहना चाहिए बिल्कुल एक्सपोनेंशियल, एकदम रैपिड, बहुत फास्ट, बहुत तेजी से जो विकास होना शुरू हुआ है, वो पिछले 4-5 साल में हुआ है, 6 साल में हुआ है। वैज्ञानिकों ने समय के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग तरीकों और रूपों का विकास किया। इनमें प्रतिक्रियाशील मशीनें सिर्फ उन कामों को करने में सक्षम होती हैं जो उन्हें दिया जाता है। दिए हुए काम के अलावा ये मशीन कोई दूसरा काम नहीं कर सकती। इसी तरह वैज्ञानिकों ने सीमित मेमोरी का विकास किया, जो प्री प्रोग्राम नॉलेज और ऑब्जर्वेशन करके अपना काम करती हैं। इस तरह की मशीनों में जो निर्देश डाले जाते हैं, उनके आधार पर ये फैसला लेती हैं। कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों का विकास मस्तिष्क के सिद्धांत के आधार पर भी करने की कोशिश हो रही है। इस तरह की मशीनें लोगों की भावनाएं और उनके व्यवहार को समझने में सक्षम होंगी। इसी तरह आत्म जागरूकता के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन तैयार करने की कोशिश हो रही है। ये मशीनें इंसान के अंदर की भावनाओं की पहचान करने में सक्षम होंगी। जैसे जैसे कंप्यूटर साइंस और तकनीक में विकास हो रहा है, वैसे वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी नए नए प्रयोग हो रहे हैं। आने वाले दिनों में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई चीजें देखने को मिल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।